नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी को प्रदेश की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी बताते हुए कहा कि इससे उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज जुड़े हैं और चिकित्सा शिक्षा को भी यहां पर नई दिशा मिल रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से बदल रहा है और देश वैश्विक परिसंपदा से आगे बढ़ रहा है। और सीएम ने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ 55 से 60 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही वर्ष 2025 में मुख्यमंत्री राहत कोष से करीब 1400 करोड़ रुपए मरीजों के इलाज के लिए दिए गए। मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से मैंने अकेले 25 में लगभग 1400 करोड़ रुपए पब्लिक को हेल्थ के लिए उपचार कराने के लिए उपलब्ध करवाया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत जो लोग छूटे हुए थे, बहुत सारे ऐसे ग्रुप थे जो लोग इन सब सुविधाओं से वंचित थे, उनको हम लोगों ने सीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत ये सुविधा उपलब्ध करवाई है। अभी हाल ही में हम लोगों ने अपने यहां के सभी प्रकार के शिक्षकों को, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम, रसोईया, जो बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में बच्चों के लिए मिड डे मील बनाती है, इन सबको हमने इससे कवर किया। एक बड़ा तबका इससे कवर हो रहा है। उन्हें इन सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर कार्रवाई की। अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करें, उत्तर प्रदेश के अंदर आज से 10 वर्ष पहले गवर्नमेंट के स्तर पर केवल 17 मेडिकल कॉलेजेस केवल संचालित थे। आप याद करिए, आज 25 करोड़ की आबादी यूपी के अंदर निवास करती है। इतनी बड़ी आबादी है लेकिन 17 मेडिकल कॉलेजेस। और आज केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के हम उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर 81 मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स का संचालन उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पे सफलतापूर्वक हो रहा है। हर जिले के अंदर हम लोगों ने आईसीयू का निर्माण किया है। कैथ लैब का भी निर्माण हम लोगों ने बहुत सारे स्थानों पर प्रारंभ किया है। निजी क्षेत्र में भी अब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निर्माण हो रहे हैं। हमारे जो पुराने मेडिकल कॉलेजेस थे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथनिंग करके वहां पे इन सुविधाओं को बढ़ाया है। लखनऊ में एसजीपीजीआई, केजीएमयू और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान के माध्यम से हम लोगों ने टेली कंसल्टेशन के साथ साथ टेली आईसीयू की भी व्यवस्था, वर्चुअल आईसीयू की व्यवस्था अब उन लोगों ने राज्य के अन्य कॉलेजेस के साथ और हॉस्पिटल्स के साथ जोड़ करके सुविधा तेजी के साथ आगे बढ़ाए हैं। लेकिन सुविधा बढ़ाने के साथ साथ सरकार के स्तर पर कुछ और भी प्रयास हुए कि इसमें जो आवश्यक उपकरण हैं वह भी सस्ते हों। उत्तर प्रदेश में हम मेडिकल डिवाइस पार्क बना रहे हैं। अच्छी दवाइयां मिले और सस्ती दवा मिले। यूपी के अंदर हम लोग फार्मा पार्क का निर्माण भी तेजी के साथ आगे बढ़ाए। यह पक्ष वह है जो उपचार को सस्ता भी कर रहा है, सुलभ भी कर रहा है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में जिस चर्चा को आप आगे बढ़ाए हैं,
ये हम सबकी चिंता का विषय है। भारत जैसे देश में जहां पर प्राचीन काल से ही इन चीजों पर ध्यान देने की एक पहले से ही ये हमारी दिनचर्या का हिस्सा रहा है कि समय पे जगना, समय पे सोना, समय पे अपना आहार लेना, वह भी संतुलित मात्रा में लेना, आहार भी हो लेकिन पौष्टिक भी हो, उसकी मात्रा कैसे होनी है, इस सब बातों को प्राचीन काल में ही से हम लोग याद करते रहे हैं, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाते रहे हैं। एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे जमीन के कागज और विस्थापित परिवारों को बड़ी राहत मिलने वाली है। थारू समाज को मिलेगा अधिकार और कई योजनाओं की शुरुआत भी होने जा रही है। लखीमपुर में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखीमपुर खीरी में बड़ा कार्यक्रम करेंगे और इस दौरान ही बांग्लादेश से विस्थापित 331 हिंदू परिवारों को भूमिधारी अधिकार पत्र दिए जाएंगे, जिन्हें आजादी के बाद से जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला था। साथ ही चंदन चौक पलिया में थारू जनजाति के 4,556 परिवारों को भी भौमिक अधिकार पत्र सौंपे जाएंगे। तो मुख्यमंत्री धोरहरा, मोहम्मदी और पलिया, श्रीनगर और इसके साथ ही आपको बता दें कि निघासन और गोला में 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की 500 से ज्यादा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिससे क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा जिले में हुए दर्दनाक नाव हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस हादसे में लोगों की मौत अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने शोक स्तब्ध परिवारों के प्रति संवेदना भी जताई है और इसके साथ कहा कि सरकार इस कठिन समय में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत ही मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य तेज करने के भी निर्देश दिए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने 10 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जबकि कई लोग इसमें सुरक्षित बाहर भी निकाल लिए गए हैं और कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस प्रशासन और गोताखोरों द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर हादसे की खबर सामने आई और इसके साथ ही आपको बता दें कि 10 लोगों की इसमें मौत की पुष्टि हुई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा जिले में हुए दर्दनाक नाव हादसे पर गहरा शोक भी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस हादसे में लोगों की मौत अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, किस तरीके से यह हादसा हुआ है? नाव हादसा बताया जा रहा है, कितने लोग इस पर सवार थे? इस पूरी अपडेट के बारे में अभी तक क्या विस्तार से सामने आ पाया है? वृंदावन में यमुना में स्टीमर से भ्रमण कर रहे श्रद्धालुओं का एक दल अचानक स्टीमर पर लट जाने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में अभी तक लोगों की मौत की पुष्टि जिला प्रशासन ने की है। वहीं 14 लोगों को सकुशल बाहर निकाल दिया गया। वहीं 1 दर्जन लोग अभी भी लापता बताए गए हैं। आर्मी का रेस्क्यू दल मौके पर पहुंचकर बचाव और राहत कार्य में जुटा हुआ है। बताया जाता है कि वृंदावन में श्रद्धालु यमुना में भ्रमण करने के लिए आए हुए थे कि अचानक स्टीमर पीपों के पुल से टकरा जाने के कारण ये हादसा हुआ। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 1 दर्जन से अधिक लोग अभी भी लापता बताए गए हैं। जिला प्रशासन और आला अधिकारी बचाव और राहत कार्य में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बिल्कुल धर्मेंद्र, इसके बारे में जानकारी सामने आई है, ये हादसा किस तरीके से हुआ, क्या कारण रहे उसके? बताया जा रहा है कि यमुना नदी में स्टीमर में श्रद्धालुओं से भरा एक दल यमुना नदी में भ्रमण कर रहा था कि अचानक तेज हवा के चलते द्वीपों के पुल से स्टीमर टकरा जाने के कारण यह हादसा हुआ है। इस हादसे के बाद घटनास्थल पर कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। 14 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। वहीं 10 लोगों की मौत की पुष्टि बिल्कुल धर्मेंद्र, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे हादसे को लेकर
यहाँ पर शोक जताया है, इसके बारे में भी थोड़ा अपडेट दीजिए। निश्चित रूप से इतने बड़े हादसे के बाद जिला प्रशासन अवगत में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लेते हुए मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। वहीं जिला प्रशासन को बचाव और राहत कार्य में तेज किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। इसी के साथ इस हादसे के जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, अभी कुछ लोगों के और भी फंसे होने की खबर सामने आ पा रही है, अभी भी राहत बचाव कार्य तेज किया गया है। जैसा कि हम मौके पर देख पा रहे हैं कि जिला प्रशासन ने बचाव और राहत कार्य तेज करने के लिए सेना की भी मदद ली है। सेना के जवान ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू प्रारंभ कर दिया है, लेकिन फिलहाल अभी तक अन्य लोगों के शवों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। बिल्कुल धर्मेंद्र, इस खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। गाजीपुर में जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने 10 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 7 विधानसभा क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची जारी की है। इस दौरान ही कांग्रेस, बसपा और सपा सहित ही सभी दलों के प्रतिनिधियों ने प्रक्रिया पर संतोष जताया है। डीएम ने बताया कि पुनरीक्षण कार्य पारदर्शिता और निष्पक्षता से किया गया है और सभी दावों और आपत्तियों समयबद्ध निस्तारण हुआ है। जिले में आपको बता दें कि जेंडर रेशियो में 829 और डिपो रेशियो में ही 58.95% दर्ज किया गया है। 65 लाख से अधिक नोटिस जारी हुए और शिकायतों का समाधान किया गया। प्रशासन को उम्मीद है कि इससे आगामी चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। देखिए, एसआईआर की बृहद प्रक्रिया जो विगत कई माह से संचालित थी, तो इसको 2 चरण में कराया गया था। आज उसी का अंतिम प्रकाशन है प्रक्रिया के उपरांत। उसमें आज इसमें सभी राजनीतिक दलों को बुलाकर उसकी जो अंतिम प्रकाशन की सूची है वो उपलब्ध कराई गई है। एसआईआर के दौरान जो कतिपय गतिविधियां संचालित की गई उसके बारे में मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा। दिनांक 27/10/2025 को जब इलेक्टोरल रोल प्रकाशित हुआ था, उस समय 29,51,478 मतदाता थे, जिसमें पुरुष 15,59,018, महिला 13,92,414 और थर्ड जेंडर 46 थे। इसके बाद एसआईआर का प्रथम चरण हुआ। उसमें जो आलेख प्रकाशन हुआ 6/1/2026 को हुआ। उस समय जनपद में मतदाताओं की कुल संख्या थी 25,42,789, जिसमें पुरुष थे 13,84,982, महिला थी 11,57,773 और थर्ड जेंडर 34 थे। इसका प्रकाशन करके इसके बारे में सबको सूची अपलोड भी करी गई थी वेबसाइट पे और अवगत भी कराया गया था, और उस समय भी इसके संबंध में सबको समय अंतर्गत अवगत कराया गया था। एसआईआर के दौरान 2959 मतदान स्थल थे और 1621 मतदान केंद्र थे। मतदेय स्थलों का संभाजन की प्रक्रिया भी इसके बीच में करी गई थी, जिसमें अब वर्तमान में 3378 मतदान स्थल तथा 1619 मतदान केंद्र हैं। एसआईआर के दौरान 2959 बीएलओ एवं 304 सुपरवाइजर्स की तैनाती थी और मतदेय स्थलों के संभाजन के पश्चात वर्तमान में 3,378 बीएलओ एवं 347 सुपरवाइजर्स की तैनाती है। मान्यता प्राप्त ड्यूरिंग एसआईआर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राजनीतिक दलों द्वारा 10,875 बीएलएस की भी तैनाती करी गई थी, जो उस पूरी प्रक्रिया पर सतत दृष्टि बनाए हुए थे, जो हमारे बीएलओस को भी उसमें समय समय पर अपने फीडबैक से अवगत करा रहे थे या कोई त्रुटि थी उसके संबंध में संज्ञान में ला रहे थे। कन्नौज जिले में एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। जिलाधिकारी ने ये सूची सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सौंप दी है और इस प्रक्रिया में ही कुल बताया गया कि 2,21,888 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। पहले जिले में ही 12,000 से ज्यादा का मतदाता थे और इसके साथ ही ये भी सामने आया कि 10,57,332 रह गए हैं और हटाए गए नामों में 1,22,286 महिलाएं और 99,191 पुरुष और 16 अन्य श्रेणी के मतदाता शामिल हैं। प्रशासन के अनुसार 38,044 और मृतक 97,846
86 अनुपस्थित और बड़ी संख्या में ही स्थानांतरित 19,910 डुप्लीकेट और 3,806 अन्य कारणों के नाम हटाए गए। कन्नौज में 3 विधानसभाएं हैं, 196 छिबरामऊ, 197 तिरवा और 198 कन्नौज। इन तीनों विधानसभाओं की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन आज कर दिया गया है। जनपद में कुल 10,67,332 मतदाता इस सूची में हैं और इस दौरान 56,207 हमारे नए मतदाताओं के नाम फार्म 6 के माध्यम से भराए गए हैं। अगर विधानसभा में बात करें तो छिबरामऊ में 3,81,397, तिरवा में 3,23,589 और कन्नौज में 3,62,346 मतदाता हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस पूरे SIR प्रक्रिया के दौरान जनपद स्तर पर राजनीतिक दलों के साथ कुल 8 बैठकें आहूत हुई थी। विधानसभा स्तर पर भी 8 बैठकें आयोजित की गई थी, जिसमें जो भी प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया से सभी राजनीतिक दलों को अवगत कराया गया है। बूथ स्तर पर भी राजनीतिक दलों ने अपने BLA नियुक्त किए थे। ये टोटल 4,657 BLA थे जिन्होंने अपना सहयोग दिया और मतदाता सूची को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से बनाए जाने में अपना सहयोग किया है। इस दौरान जो शिकायतें आई डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर के माध्यम से, CO के माध्यम से या ECI के माध्यम से, उन सभी का हम लोगों ने गुणवत्ता परक निस्तारण भी किया है। आज सभी राजनीतिक दलों को पूरी जनपद की अर्थात सभी विधानसभाओं की लिस्ट हम लोगों ने निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ये राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निःशुल्क दिए जाने का प्रावधान है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने दिए है। साथ ही साथ सभी BLO के पास मतदाता सूची उपलब्ध है और ये BLO अपने मतदेय स्थल पर आगामी 7 दिनों तक लेकर उपस्थित रहेंगे। आम नागरिकों से अपील है इस मतदाता सूची का अवलोकन कर लें और इसको देखें। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई तथ्य अंकित है, कुछ कहना चाहते हैं, तो आप संबंधित BLO के माध्यम से या ERO के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, टोटल इसमें जब SIR शुरू हुआ था अक्टूबर में, तब 12,89,220 वोट थे और जब ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ हमारा तो 10 लाख समथिंग वोट हुए। और कटने की अगर बात करें तो हमारे टोटल नेट लगभग 2,21,000 वोट हमारे कम हुए हैं। एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि केस की सुनवाई और इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई 15 मई को मामले की अगली सुनवाई होगी। और ये भी जानकारी सामने आई, कोर्ट में दोनों पक्ष रखेंगे अपनी अपील। तो प्रयागराज में मौजूद इलाहाबाद हाई कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई 15 मई 2026 तय की है। तो ये विवाद मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह परिसर के जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं और सुनवाई के दौरान ही कई कानूनी पहलुओं और दस्तावेजों पर बहस चल रही है। पिछली सुनवाई में भी फैसला नहीं हो सका, जिसके बाद नई तारीख दी गई है। तो अब 15 मई को दोनों पक्ष अपनी दलीलें पेश करेंगे, जिससे आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी। तो करते अगली खबर की ओर, जहां पर महाराजगंज जिले में घरेलू LPG गैस सिलेंडर की आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। बता दें कि बुकिंग के कई दिन बाद भी उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी नहीं मिल पा रही है और जिससे कि लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गैस एजेंसियों पर सुबह से लंबी कतारें लग रही हैं और कई उपभोक्ता घंटों इंतजार के बाद भी खाली ही लौटते नजर आ रहे हैं। वहीं पर DAC मिलने और संदेश आने के बावजूद सिलेंडर घर तक नहीं पहुंच रहा है। मजबूरी में लोगों को खुद एजेंसी या फिर वाहन तक पहुंचना पड़ रहा है, जिससे दैनिक जीवन प्रभावित होता नजर आ रहा है। मिर्जापुर में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सदर तहसील में तैनात लेखपाल सत्येंद्र बघेल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि लेखपाल के खिलाफ में लंबे समय से घूस मांगने की शिकायत मिल रही थी। शिकायत की पुष्टि के बाद से एंटी करप्शन टीम ने योजना बनाकर ट्रैप ऑपरेशन चलाया। जैसे ही आरोपी लेखपाल ने रिश्वत की रकम ली, टीम ने मौके पर ही उसे दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे थाने ले जाया गया, जहां पर पुलिस और एंटी करप्शन विभाग उससे पूछताछ कर रहे हैं। मामले में प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है और आगे की कार्रवाई लगातार जारी है।
शामली के जिला संयुक्त चिकित्सालय में लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया। एक गर्भवती महिला को समय पर इलाज नहीं मिल सका, जिसके कारण ही अस्पताल के मुख्य गेट पर ही नवजात शिशु को जन्म दे दिया और इस घटना से अस्पताल परिसर में अफरा तफरी भी देखने को मिली है। वहीं आपको बताते चले कि मौके पर मौजूद लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिससे मामला और तेजी से चर्चा में आ गया है। वहीं पर दूसरी ओर स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर समय पर इलाज मिल जाता तो ये स्थिति नहीं बनती। अब लोग जिम्मेदारों पर कार्रवाई और पूरे मामले की जांच की लगातार मांग कर रहे हैं। हाथरस में बीएसएफ के और एएसआई अजय कुमार का हार्ट अटैक से निधन हो गया। वो पश्चिम बंगाल चुनाव ड्यूटी पर ट्रेन से जा रहे थे, तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और साथ में मौजूद जवानों ने उन्हें तुरंत ही हजारीबाग अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अजय कुमार 56 वर्ष के थे और जम्मू कश्मीर की 134वीं बटालियन में तैनात थे। उनके निधन की खबर से सुरक्षा बलों में शोक की लहर देखने को मिली और हाथरस में पूरे सैन्य सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार किया गया। बीएसएफ और पुलिस ने उन्हें शोक सत्र अर्पित कर यहां पर अंतिम विदाई दी। वहीं दूसरी ओर लखीमपुर खीरी में पुलिस ने एक बड़े जुआ गिरोह का भंडाफोड़ किया है। कोतवाली सदर क्षेत्र में छापेमारी के दौरान पुलिस ने जुआ खेलते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई में पुलिस ने करीब 4,91,000 रुपए नगद और 2 अवैध पिस्टल, तमंचे और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से इलाके में जुए का अड्डा चला रहे थे और अवैध हथियारों की भी सप्लाई में शामिल थे। पुलिस ने सभी आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले की जांच लगातार जारी है। कल दिनांक 9/4/2026 को थाना कोतवाली सदर की फोर्स के द्वारा एक जुए के गैंग को पकड़ा गया है, जिसमें टोटल 6 एक्यूज को अरेस्ट किया गया था, जिसमें उनके नाम है मोहन मिश्रा, सुनील दीक्षित, प्रेम किशोर, पप्पू, फैजान और अरुण कुमार वर्मा। इनके पास से टोटल 4,91,000 रिकवर हुआ है, जो कि 4,15,000 फड़ से एवं 76,000 रुपए इनके जमा तलाशी है। इन्हीं के पास से 4 तमंचे और 2 पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस .315 बोर और 4 कारतूस .32 बोर के रिकवर हुए हैं। इन्हीं के पास से 52 ताश के पत्ते, ग्रैंड विटारा व्हीकल और एक स्प्लेंडर व्हीकल भी रिकवर हुआ। इस संबंध में कि इनके पास से इतने इलीगल वेपन्स कहां से आए हैं, उस संबंध में भी पूछताछ की गई है और जो नाम आ रहे हैं उनकी बैक ट्रैकिंग करके उनको भी शीघ्र गिरफ्तार कर और आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, इंटरनेशनल कनेक्शन ये है कि यही गैंग लोगों को ले जाकर नेपाल में भी जुआ खिलवाता था और उनके पैसे लगवाता था। इस संबंध में इसलिए इंटरनेशनल कनेक्शन इसमें आ रहा है। ऐसे खबर लगी पुलिस को कि इतनी भारी तादाद में जुआ हो रहा है। पुलिस की टीमें पूर्व से लगी थी मुखबिर की सूचनाओं के आधार पर और जो भी इनपुट्स आते थे, और कल इसी के क्रम में थाना कोतवाली सदर की टीम के द्वारा जानकारी इकट्ठी कर और दबिश दी गई। बिजनौर में शराब की दुकानों पर कालाबाजारी और ओवर रेटिंग का मामला सामने आया। 1 अप्रैल से बाद से नई दरें लागू होने के बावजूद दुकानदार पुरानी शराब की बोतलें बेच रहे हैं। ग्राहकों से निर्धारित कीमत से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। अंग्रेजी शराब पर 10 से 20 रुपए और देशी शराब पर 5 से 10 रुपए अतिरिक्त लिए जा रहे हैं। रामलीला चौराहा, रोडवेज, मंडावर और शेरकोट, हरेवली और बेनीपुर और नगीना क्षेत्रों में ये गड़बड़ी सामने आई है। सहारनपुर के थाना नागल क्षेत्र में देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। पुल निर्माण कार्य में लगे 5 मजदूर सड़क किनारे ही टीन लगाकर सो रहे थे, तभी बजरी से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर उनके ऊपर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और साथ ही मजदूरों ने पुलिस को सूचना दी। आज देर रात थाना नागल क्षेत्र में सहारनपुर जबरेड़ा मार्ग पर एक निर्माणाधीन पुलिया पर एक गिट्टी से भरा हुआ ट्रक जा चढ़ा और वह पलट गया। पलटने के कारण बगल में सो रहे 5 मजदूरों के ऊपर गिट्टी पूरी तरीके से गिर गई और पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर उनको बचाने का भरसक प्रयत्न किया और इन सभी लोगों को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेजा गया, किंतु दुर्भाग्यपूर्ण रूप से 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 2 को पुलिस जीवित बचा पाई। और यह ट्रक थाना मिर्जापुर क्षेत्र से खेड़ा मुगल की ओर जा रहा था, एक निर्माणाधीन सड़क पर गिट्टी की पूर्ति करने के लिए। और जिन 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उनका नाम
असगर पुत्र नेकी, इफ्तिकार पुत्र अशफाक और शौकीन पुत्र हारून है। ये तीनों ही व्यक्ति ग्राम जाटोवाला थाना मिर्जापुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। जिन जीवित व्यक्तियों को पुलिस ने बचाया है उनका गुलफाम पुत्र नूर हसन और करमवीर पुत्र राजपुर नाम है। ये असगरपुर और जाटोवाला के निवासी हैं और पुलिस ने इस ट्रक के प्रपत्रों की जांच की तो वो सही पाए गए, किंतु ड्राइवर मौके से फरार हो गया। उसकी शीघ्र तलाश की जा रही है और इसके अतिरिक्त अन्य आवश्यक विधि। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।